नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 40 लाख बच्चे आज भी गलियों में घूम रहे हैं। मसलन ना तो इनका कोई रखवाला है और ना ही इनकी कोई देखभाल करने वाला है। यदि ऑफ रिकॉर्ड बात की जाए तो यह आंकड़ा करीब 2 करोड़ बच्चों का है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। अब आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि सरकार द्वारा मासूम बच्चों की सुरक्षा के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं और न्यायिक बोर्ड का गठन किया गया है, जहां पर ऐसे बच्चे जो कि किसी कारणवश अपने परिवार से अलग हो चुके हैं या फिर ऐसे रास्ते में जा चुके हैं जहां पर उनका भविष्य अंधकारमय है, भविष्य का आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। बावजूद इसके आपको जानकर हैरानी होगी कि मानव तस्करी, भिक्षावृत्ति तथा बाल मजदूरी एक ऐसा व्यवसाय है जो दुनिया में दूसरे नंबर पर है, यानी सबसे अधिक कमाई इन कामों में है। यह जानकर भी आप हैरान होंगे कि नंबर 2 पर आने वाले इस व्यवसाय को चलाने वाले कई रैकेट हैं। यदि पिछले दिनों की अब बात की जाए तो एक सामाजिक संस्था द्वारा ऐसे बच्चों को आजाद करवाया गया था जिन्होंने कई महीनों तक सूरज नहीं देखा था और उनके शरीर पर कई ऐसी बीमारियां हो चुकी थी जिनका इलाज असंभव सा प्रतीत हो रहा था। अब प्रश्न यह उठता है कि जब सरकार द्वारा बाल कल्याण समिति और बच्चों के लिए न्यायिक बोर्ड का गठन किया गया है तो मासूमों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार द्वारा साल में 2 बार ऑपरेशन मुस्कान चलाया जाता है, जिसमें ऐसे बच्चों को पकड़ा जाता है जो अपने घर से दूर हैं और किसी ना किसी बुरी आदत का शिकार हैं। उन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा अपने अंडर लिया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनके परिवार का पता किया जाता है और जहां तक संभव हो सके उनके परिवार को उन्हें सौंपा जाता है। लेकिन मौजूदा समय में जो हालात मानव तस्करी, बाल मजदूरी, भिक्षावृत्ति तथा अन्य गलत कार्यों में लिप्त मासूम बच्चों के हैं, उससे यह प्रतीत होता है कि देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चे गलत राह पर चल पड़े हैं। गलती चाहे माँ बाप की हो या फिर बच्चों की, सवाल फिर यही पैदा होता है कि बड़े बड़े भाषण देने वाले वक्ताओं के भाषणों का क्या औचित्य है? क्यों माँ बाप या फिर बच्चे आपसी समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहे? दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। दोस्तों, आज मैं एक गंभीर मुद्दे पर बात करने के मूड में हूं, या आप ये कहिए कि गंभीर मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं। वो ये एक ऐसा मुद्दा है, वो हर एक परिवार से जुड़ा है, वो उस एक परिवार से जुड़ा है जिस घर में छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। कहते हैं, हमने बड़ी बड़ी किताबों में पढ़ा, अखबारों में पढ़ा, बड़े बड़े वक्ताओं के मुंह से सुना कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, बच्चे देश के भविष्य की रीढ़ होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं। लेकिन यदि देश का भविष्य कमज़ोर होगा तो हमारा देश भी कमज़ोर होगा। ऐसी बहुत सारी कहावतें हमने सुनी। क्या मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि देश का भविष्य मजबूत है? जो हमारे देश का भविष्य कहे जाने वाले मासूम बच्चे हैं वो सुरक्षित हैं? छोटे छोटे मासूम बच्चे सुरक्षित हैं? मैं जिस मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ वो है ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी, जो आज की डेट में आंकड़ों के हिसाब से इतना भयंकर रूप धारण ले चुकी है कि प्रतिवर्ष हमारे देश से लाखों बच्चे गायब हो जाते हैं, जिनका पता ही नहीं लगता कि वो बच्चे गए तो कहीं कहाँ, और उनमें से मात्र 25 से 30% बच्चे ही वापस अपने माता पिता तक लौट पाते हैं। वो यह चीज़ें हम नहीं कह रहे, यह चीज़ें आंकड़े बताते हैं, यह चीज़ें सरकारी आंकड़े बताते हैं। प्रशासन द्वारा जिला स्तर पर बाल कल्याण समितियां, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाए गए हैं। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इन बाल कल्याण समितियों को या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को चौक चौराहे पर वो ऐसे अर्धनग्न बच्चे नहीं दिखाई देते जो भीख मांगते हैं? वो माएँ नज़र नहीं आती जो अपनी गोद में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का बच्चा उठाए भीख मांगती हैं? मैं ये प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। मैं ये प्रश्न जिला बाल कल्याण समिति और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जो अधिकारी हैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आखिर कहाँ कमी रह गई। उनके द्वारा अपने स्तर पर भरसक प्रयास किए जाते हैं, लेकिन आपने, मैंने
अक्सर चौक और चौराहों पर बच्चों को भीख मांगते देखा होगा। क्या ऐसे बच्चे देश का भविष्य बनेंगे? क्या ऐसे बच्चे देश को मजबूत करेंगे? आखिर मानव तस्करी क्या है? मानव तस्करी क्यों हो रही है? इतने लार्ज स्केल पर मानव तस्करी या बच्चों की और छोटी छोटी मासूम लड़कियों की क्यों हो रही है? क्यों उन्हें जबरदस्ती देह व्यापार के धंधे में धकेला जा रहा है? क्यों उन्हें बाहर से यहाँ पर लाकर बेचा जा रहा है? शादी का, नौकरी का झांसा देकर उन्हें बहलाकर फुसलाकर यहाँ लाया जा रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? इस मुद्दे पर आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराऊंगा, अगर जिन्हें हम बच्चों का रहनुमा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और जिला बाल कल्याण समिति के प्रमुख पदों पर आसीन रह चुके हैं और कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं और ऐसे सैकड़ों बच्चों को उनके माता पिता से मिलवा चुके हैं जो किसी न किसी कारणवश अपने परिवार से बिछड़ चुके हैं। आपने सोशल मीडिया पर पढ़ा होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि फलां बच्चा रेलगाड़ी से छूट गया, फलां बच्चा रेलगाड़ी पर है, फलां बच्चा रेलवे स्टेशन पर है, फलां बच्चा बस स्टैंड पर है। वह बच्चा अपने नाम ये बता रहा है, माता का नाम ये बता रहा है, पिता का नाम ये बता रहा है। आप इसे मैक्सिमम शेयर कीजिए, बच्चा अपने माता पिता तक पहुंच जाएगा। तो सबका सोशल मीडिया का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन आखिर ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं हमारे समाज में? ये चीज़ें हो क्यों रही हैं? मानव तस्करी क्यों हो रही है? छोटे छोटे बच्चों को क्यों धंधा बनाया जा रहा है? छोटे छोटे बच्चों से क्यों धंधा वसूला जा रहा है? शिक्षा लेने की उम्र में क्यों उनसे व्यवसाय लिया जा रहा है? आज मैं सुरेंद्र सिंह मान जी, मैं आपको दोबारा बता दूं, अगर इनको बच्चों का रहनुमा कहा जाए तो बहुत ही शुक्रिया। मान साहब, सबसे पहले आपका समाचार एक्सप्रेस में स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहले आपके भी समाचार एक्सप्रेस के जो दर्शक हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। मान साहब, हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि बच्चे गुम हो रहे हैं, दिल्ली से बच्चा गायब हो गया, फलां शहर से बच्चा गायब हो गया, फलां शहर से बच्चा 6 साल का बच्चा गायब हो गया, 6 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म हो गया, उनको बहला फुसला कर। ये आखिर मानव तस्करी क्या चीज़ है? देखिए, अभी आपने एक बहुत कम समय में बहुत अच्छा ब्रीफ किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मानव तस्करी दूसरा या तीसरा विश्व का सबसे बड़ा व्यापार है। पहले नंबर पे टूरिज़्म आता है और ये कभी दूसरे पे रहता है, कभी तीसरे पे रहता है। और इसका सबसे मुख्य कारण धन है। पैसा कमाने की होड़, जो अंधी होड़ पूरे विश्व में लगी हुई है, सिर्फ वही एक कारण है जो मानव तस्करी को बढ़ावा देता है। अभी आपने कहा कि बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य रहते हैं। हम भी, हमारे नेता, हमारा शासन प्रशासन हमेशा ये बात कहीं भी किसी भी मंच पे खड़ा होकर प्राउडली ये बोलता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। लेकिन विडम्बना है, उन्हीं बच्चों के बारे में हमारा जो शासन और प्रशासन है वो बहुत असंवेदनशील है। साथ साथ मैं सिर्फ इन दोनों व्यवस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, साथ साथ मैं अपने समाज पे भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ कि हमारा समाज भी असंवेदनशील है। जब तक स्वयं के ऊपर कोई विपदा ना आन पड़े, जब तक समाज भी आगे नहीं आता। हमारे देश में जब आपने भी बात की मानव तस्करी और मुख्य रूप से बाल जो तस्करी है, मैं उसकी बात यहाँ करना चाहूँगा। हमने इसको 2 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले वो जो हमारे रिसोर्स स्टेट हैं, जहाँ से उन बच्चों को तस्करी करके लाया जाता है, और दूसरे हैं डेस्टिनेशन स्टेट। रिसोर्स स्टेट के अंदर आते हैं हमारे असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, कुछ भाग यूपी का भी है। और जो डेस्टिनेशन स्टेट हैं वो हैं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे महानगर। आप ये जान के हैरान हो जाएंगे, मैं 2015-16 में इस व्यवस्था को मैंने बहुत नज़दीक से देखा। 2014 से लेकर और 2019 तक मैं बाल कल्याण समिति का चेयरपर्सन रहा करनाल के अंदर, जो कि एक न्यायिक पीठ है। और किसी भी एक ज़िले के अंदर बच्चों से संबंधित जो भी निर्णय लेने होते हैं उनकी कल्याण के लिए, वो ये लेती है। मुझे जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि जो विश्व के अंदर जो जानी मानी NGOs हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैं 2016 में 2017 में शक्ति वाहिनी के साथ मैंने पश्चिम बंगाल पे जो बॉर्डर स्टेट है हमारा, वहाँ मैंने काम किया उनके साथ बहुत नज़दीक से। जो डायमंड हार्बर एक ज़िला है पश्चिम बंगाल के अंदर, मैंने वहाँ रह के 4 दिन 5 दिन वहाँ रह के
उस पूरी तस्करी के जो एक तंत्र है उसको जाना और समझने की कोशिश की, क्यों, क्या, कैसे। मैं आपको, आप भी जान के हैरान होंगे, मैं आपको एक जानकारी दूं कि 2017 के अंदर एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी बंगाल से तकरीबन 40 से 60 हज़ार बच्चियां गायब हैं। उनका ये नहीं पता, ना उनका कोई रिकॉर्ड है पुलिस के अंदर, कोई कंप्लेंट है, कोई FIR है, लेकिन वो सिर्फ गायब है। और किस तरीके से वहाँ बच्चियों को बहलाया जाता है उसका भी हमने बहुत नज़दीक रह के अवलोकन किया। और वहाँ शक्ति वाहिनी के अलावा और भी जो व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी बहुत अपने अपने तरीके से अपने अपने लेवल पे काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी सबसे जो ज़्यादा मेरा जो मानना है कि समाज को आना पड़ेगा इस पूरी व्यवस्था के अंदर। वहाँ गरीबी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। विशेष रूप से मैं बात करूँ पश्चिम बंगाल को, उड़ीसा की, तो वहाँ और असम की, वहाँ पे बहुत गरीबी है, रोज़गार के साधन नहीं हैं। जो 12 से 14 साल की उम्र के बच्चे होते हैं वो मुख्य रूप से टारगेट रहते हैं इन तस्करों के। सबसे पहले मैं अगर लड़कियों की तस्करी की बात करूं आपको, कि मैं शुरू से आपके को इस बारे में समझाने की कोशिश करता हूं कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से बच्चियों को दिल्ली तक लेके आया जाता है, मुंबई तक लेके आया जाता है। 12 से 14 साल की बच्ची होती है और जो वहाँ का एक तस्कर है वो सबसे पहला स्टेप है, वो उसको अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करता है, उसके साथ दोस्ती बढ़ाता है, उसको एक गिफ्ट देगा मोबाइल के रूप में ताकि वो उसके साथ संपर्क में रह सके, या उसको पहनने के कपड़े देगा। आप ये जान के हैरान होंगे कि वहाँ पे बच्चों के पास पहनने के कपड़े तक नहीं हैं। एक ही साड़ी के अंदर जब एक महिला बाजार जाती है तो वो साड़ी पहनेगी, दूसरी अगर महिला को बाजार जाना है तो उसी साड़ी को दूसरी महिला पहनेगी, तब वो बाजार जा सकेगी। गरीबी का हालत ये है। तो जो 12 या 14 साल की जो बच्ची है उसको वो जो तस्कर अपने जाल में फंसाता है और उसके घर वालों को ये एक ख्वाब दिखाता है कि मैं इस बच्ची को किसी एक अच्छी जगह पे नौकरी दिलवाऊंगा, आपको 2 से 5 हज़ार रुपया एक तनख्वाह आएगी, सैलरी आएगी और आपका गुजारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब जो व्यक्ति, जो परिवार भूखे मर रहा है, उसके पास पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, तो उसके लिए 2,000 या 4,000 रुपये की या 5,000 रुपये की राशि जो है बहुत बड़ी राशि होती है और वो उनके झांसे में आते हैं। कुछ परिवार मना करते हैं तो वो उस बच्ची को एक ख्वाब दिखाता है कि मैं तुझे दिल्ली में लेके जाऊंगा, वहाँ नौकरी दिलवाऊंगा, अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे, वहाँ रहने को मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा। किसी भी तरीके से वो वहाँ से उस बच्ची को ट्रेन में एक दूसरे तस्कर के हाथ सौंप देता है। उसको वहाँ से 5 या 10 हज़ार रुपया मिलता है सिर्फ। वो जो ट्रेन से चलता है वहाँ, मैं अगर कलकत्ता की बात करूँ तो हावड़ा स्टेशन से जो वो चलेगा, हावड़ा ब्रिज स्टेशन से, वो रास्ते में कहीं भी रास्ते में बिहार को क्रॉस करते हुए, यूपी को क्रॉस करते हुए एक तीसरे तस्कर को वो बच्ची सौंप देता है। अपना कमीशन वो वहाँ ले लेता है, जो भी 10-20 हज़ार रुपया जो भी तय रहता है उनका। और फाइनली वो बच्ची दिल्ली या मुंबई के किसी स्टेशन पे एक चौथे तस्कर के हाथ में पकड़ाई जाती है, जो उसको लेके एक सेंटर में, एक प्लेसमेंट एजेंसी के नाम से, जो कि कहने को रजिस्टर्ड हैं, प्रशासन कोशिश कर भी रहा है उनके ऊपर लगाने की, दिल्ली के अंदर काफ़ी कार्रवाई भी हुई है, लेकिन फिर भी वो उस प्लेसमेंट एजेंसी के यहाँ सौंप देता है और वो प्लेसमेंट एजेंसी उसको हरियाणा या पंजाब में किसी घर के अंदर डोमेस्टिक हेल्प के लिए नौकर रख देती है। वहाँ उसको जो सैलरी मिलती है उसका कुछ हिस्सा उसके घर भी पहुँचाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिर्फ कुछ हिस्सा। अगर उसको 10 या 12 हज़ार रुपये तय होता है तो 2,000 रुपये ही या 1,000 रुपया ही उसके घर में पहुँचाया जाता है। वो बच्ची 1 साल से ज़्यादा किसी भी एक डेस्टिनेशन पे उसको रखा नहीं जाता, उसका जो डेस्टिनेशन बदला जाता है हर साल, ताकि वो बहुत ज़्यादा इंटीमेसी में ना आए किसी परिवार के। वो बच्चियां रहती हैं, जब परिवारों में रहेंगी, उनका खाना पीना अच्छा रहेगा, वो मेंटली और फिजिकली ग्रो करती हैं और फाइनली जब वो बच्ची 17 या 18 साल की होती है, उसका लास्ट डेस्टिनेशन रोंगटे खड़े करने वाला होता है। उसका लास्ट जो डेस्टिनेशन है वो ब्रोटल होता है, वेश्यावृत्ति का अड्डा होता है। फाइनली उसको वहाँ 2 या 4 लाख रुपए में बेचा जाता है उस बच्ची को। मैं खुद शक्ति वाहिनी के साथ इस तरह के ऑपरेशंस में शामिल रहा हूँ और मैंने देखा है वहाँ पे क्या हालत रहती है। और उसके बाद उस बच्ची का घर या जो भी एक मैं कहूँ ठिकाना जो है
वो वेश्यावृत्ति का ही गड्ढा या वही एक रेड लाइट एरिया रह जाता है। वो बच्ची घर कभी नहीं जा पाती। देखिए, ये मान साहब ने हमें विस्तार से जानकारी दी कि किस तरह 12 से 14 साल की बच्चियों को कुछ लोग प्रभावित इस तरह से करते हैं कि वह बच्ची स्टेप बाय स्टेप एक से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे हाथ, तीसरे से चौथे हाथ तक पहुंचते पहुंचते अल्टीमेटली एक ऐसे देह व्यापार के धंधे में चली जाती है जहां से उसका घर बार छूट जाता है। और इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि वहां पर कुछ प्रदेश के कुछ प्रांतों में गरीबी का आलम यह है कि उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं और उनकी मजबूरी हो जाती है और माँ बाप की मजबूरी हो जाती है। अगर माँ बाप नहीं मानते तो बच्चियों को, छोटी छोटी मासूम बच्चियों को तोहफे देकर, उन्हें बहलाकर, उन्हें फुसलाकर इस तरह से प्रभावित कर दिया जाता है कि वो उनके झांसे में आ जाती हैं और वो कुछ रुपयों के लिए उनके साथ जाने को तैयार हो जाती हैं। और अल्टीमेटली जो कि मान साहब ने हमें बताया कि 16, 17, 18 साल की आयु तक पहुँचते पहुँचते जो उनका लास्ट डेस्टिनेशन होता है, यानी कि ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव कह सकते हैं, या ज़िंदगी का आखिरी वो पड़ाव जहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकते, जहाँ से आगे के उनके बिल्कुल रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं, वो है वेश्यावृत्ति का धंधा। मान साहब, एक चीज़ और बताइए, हमारे यहाँ पर देह व्यापार से जुड़ी कई लड़कियों को आपने रेस्क्यू किया है, करनाली नहीं हरियाणा में, जो कि दूसरे प्रांतों से आई हुई हैं, उनको आपने देह व्यापार से निकाला, उनके घर तक पहुंचाया। कोई ऐसी दास्तां आपके मन में है जो आपके रोंगटे खड़े कर देती और जो सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर दे कि हाँ, आखिर इस बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ इस बच्ची के साथ कि जो हमारे समाज को झंझोर कर रख दे। समाचार एक्सप्रेस इस मुहिम को चलाना चाहती है, समाचार एक्सप्रेस समाज को जगाना चाहती है कि बच्चे सबके सांझे होते हैं। ये कहावत है, ये कहा जा रहा है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि बच्चे सबके सांझे होते हैं, लेकिन जो समाज में जो आईना है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। कोई ऐसी दास्तां आपके दिमाग में, आप 2014 से लेकर 2015 तक आपने सैकड़ों बच्चों के रहनुमा रहे, सैकड़ों बच्चों को आपने उनके घर तक पहुंचाया, कोई ऐसी दास्तां जो आपको झंझोर कर रख दे, समाज को हिला कर रख दे? ऐसी एक दास्तां नहीं है, ऐसी मेरे पास बहुत सारी लाइन से हैं, लेकिन नाम व पता इस तरह के मामलों में हम कहीं व्यक्त नहीं करते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी दास्तानें हैं तरुण जी, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बच्ची कभी 12 या 13 साल की उम्र में पश्चिम बंगाल से तस्करी द्वारा लाई गई और यहाँ अलग अलग घरों में उससे डोमेस्टिक हेल्प करवाया गया और 17 साल की उम्र में उसको वेश्यावृत्ति के अड्डे पर धकेल दिया गया। उसने वेश्यावृत्ति करने से मना किया तो उसको महीनों तक बांध के रखा गया, उसके शरीर में सुइयाँ चुभोई गई, वो बीमार हो गई और जब हमने उसको रेस्क्यू किया तो उसको कई महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। और फाइनली जब उसके पिता को हैंड ओवर किया तो वो दृश्य आप समझ सकते हैं कितना भावुक रहा होगा। वो पिता ये कहता है कि हमने अपने बच्ची को बिल्कुल मरा हुआ मान लिया था, हम कहीं भी ये नहीं विचार सकते थे कि ये बच्ची जिंदा भी होगी। तो ऐसी बहुत सी दास्तानें हैं। अभी आपने जैसे मैंने एक पहलू का अभी तक आपको विस्तार से बताया है कि मानव तस्करी का एक वेश्यावृत्ति एक पहलू है। इसके अलावा एक दूसरा पहलू भी ये है कि हमारे जो लड़के और लड़की के जन्म का जो रेशो है वो भी इसमें एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, एक पार्ट प्ले करता है कि बहुत सी लड़कियां इस कारण से भी लाई जाती हैं तस्करी करके झारखंड, उड़ीसा और असम और वेस्ट बंगाल से, जिनके यहाँ आके शादियाँ की जाती हैं। वो कहने को शादियाँ रहती हैं वो, लेकिन उन बच्चियों को बेचा जाता है यहाँ पे पत्नी के रूप में। और ऐसे बहुत से मामले हमारे सामने भी आए हैं। उन नाबालिग बच्चियों को भी कई बार जोड़ दिया जाता है उसके अंदर। और बालिग लड़कियों का मामला हमारे सामने नहीं आता, इसलिए मुझे जानकारी नंबर की नहीं है उसकी। लेकिन आप इस संदर्भ में अगर कभी लोकल थाने में रिपोर्ट मांगे एसपी ऑफिस से, आपको मिलेंगी कि ऐसी बहुत सी महिलाएं जो हैं झारखंड से या उड़ीसा से लाई जाती हैं और उनकी यहाँ शादियाँ कराई जाती हैं यहाँ, और उनके बदले में उनको पैसा दिया जाता है। देखिए, साहब ने हमें मानव तस्करी का दूसरा पहलू बताया। पहला पहलू ये था कि बच्चियों को बहला फुसला कर वापस लाया जाता है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि वहाँ दूसरे प्रांतों से लड़कियों को खरीद कर यहाँ लाया जाता है। कहने को उन्हें पत्नी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन बदले में उनका सौदा किया जाता है, उन्हें बेचा जाता है। पत्नी
के एवज में, पत्नी के एवज में पति कुछ कीमत अदा करता है उस लड़की को प्राप्त करने के लिए। एक दास्तान जो इन्होंने बताया कि एक बच्ची, जिस बच्ची ने वेश्यावृत्ति करने से मना कर दिया था, उसे महीनों बांध कर रखा गया, उसके शरीर पर सुइयां चुभाई गई, उसे मरा हुआ समझ गया। जब इनकी टीम ने रेस्क्यू किया तो उसका इलाज करवाया गया। उस बच्चे ने जब अपनी दास्तान सुनाई तो वहाँ पर मौजूद हर शख्स भावुक हो गया था। लेकिन मैं फिर एक बार यही प्रश्न मेरा समाज से भी है, आखिर हम इतने असंवेदनशील कैसे होते जा रहे हैं? क्यों हमारी मानवता, क्यों हमारी संवेदनहीनता धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है? मैं दोबारा एक ही बात कह रहा था कि क्या हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चे सबके सांझे होते हैं, लेकिन आईना विपरीत है आज के समय में। मान साहब, एक बच्चे को आपने रेस्क्यू किया जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उस बच्चे के दिमाग में, मन में, दिल में कहीं ना कहीं भय रहता है। आप उस भय को निकालने के लिए, बच्ची को दोबारा वापस उसकी ज़िंदगी की पटरी पर लाने के लिए क्या प्रयास करते हैं? जी, मैं इस बिंदु पे आने से पहले अभी तस्करी में ही एक और तीसरा बिंदु भी जोड़ना चाहूँगा कि ये तो थी अभी तक लड़कियों की बात। अभी मैं बात कर रहा हूँ जिन लड़कों को तस्करी करके लाया जाता है, उसका जो मुख्य कारण रहता है वो बाल भिक्षावृत्ति और बाल मजदूरी। ये दोनों ही वजहों से उन बच्चों को, लड़कों को तस्करी के द्वारा इन जिलों में, इन शहरों में लाया जाता है, दिल्ली और मुंबई में। देखिए, हमारे देश के अंदर विडंबना है कि भीख मांगना अपराध नहीं है, लेकिन भीख मंगवाना अपराध है। तो उन बच्चों को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से उनसे भीख मंगवाई जाती है। उनका एक सरगना रहता है जो उनको प्रताड़ित करता है, टॉर्चर करता है कि अगर आप रात तक 200 रुपये नहीं लेके आए तो आपको खाना नहीं मिलेगा, या उसको पिटाई की जाती है, उसकी उंगलियों को, नाखूनों को दबाया जाता है। इस तरह की घटनाएं मैंने स्वयं देखी हैं। तो बाल भिक्षावृत्ति जोर ज़बरदस्ती से करवाई जाती है, सिर्फ उन बच्चों से। और ये भी बहुत बड़ा एक व्यापार है हिंदुस्तान के अंदर। अगर मैं बात कहूँ, एक जो इनका सरगना है वो एक दिन के अंदर 50,000 से लेके 1 लाख रुपए कमाता है, और बदले में उन बच्चों को सिर्फ रोटी दी जाती है, वो भी गिन के, और जितनी वो चाहेंगे सिर्फ उतनी जो सरगना चाहेगा। उनको भूखा तक रखा जाता है। एक कमरे के अंदर 20-20, 50-50 बच्चों को रोका जाता है। इसी तरीके से बाल मजदूरी का एक पहलू है हमारे सामने, क्योंकि बाल मजदूरी एक बहुत सस्ती दर पे ये लोग काम करते हैं। कई बार तो सिर्फ और सिर्फ रोटी के ऊपर ये काम करते हैं। अभी आपने सुना भी होगा, पिछले ही साल की घटना है। हमारे जो आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी हैं, जो नोबेल laureate भी हैं, मेरे आदर्श भी हैं उन्होंने, उनकी एक संस्था है बचपन बचाओ आंदोलन, उन्होंने दिल्ली की एक फैक्ट्री से तकरीबन 20 या 22 बच्चों को रेस्क्यू किया था, जिन्होंने कई महीने तक सूरज नहीं देखा। वो एक हॉल के अंदर बंद थे, उनकी स्किन के ऊपर बहुत मोटी परत, एक उस फैक्ट्री से जो धुआं या वो डस्ट निकलती थी उसकी जम चुकी थी, उनके नाखून गल चुके थे। तो आप देखिए, अल्टीमेटली मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ, समाज सबसे बड़ा जिम्मेदार है। जब तक हम संवेदनशील नहीं होंगे, हमें क्या रहता है कि हम कोई चीज़ देखकर भी उसको अनदेखा कर देते हैं कि तुम्हें क्या या हमें क्या, हम क्यों बीच में पड़े। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बीच में आना है, हमें आवाज़ उठानी है बच्चों के लिए। मैं 2014 से एक थीम को लेकर चला हूँ, बाल हित सर्वोपरि। मैं अगर बच्चे के साथ कोई अत्याचार हो रहा होता है तो मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता हूँ उस बच्चे की सुरक्षा के लिए। अब आपने कहा कि अगर कोई ऐसी बच्ची जिसके साथ इस तरह का कोई अपराध हुआ है। इससे पहले मान साहब से मैं क्वेश्चन पुट करूँ, मैं आपको दोबारा बता दूं कि मानव तस्करी के दो पहलू और हैं, भिक्षावृत्ति और बाल मजदूरी। ये हमने भी पढ़ा अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से हमने भी देखा किस तरह से छोटे छोटे मासूम बच्चों से भिक्षा मंगवाई जाती है। और इमाम साहब ने जो हमें बताया कि उनका सरगना एक दिन में 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमा सकता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह कितना बड़ा रैकेट है, वह कितना बड़ा गिरोह है जो कि मासूम बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेल रहा है। बाकी दूसरी बात रही बाल मजदूरी की, इमाम साहब का कहना है कि सस्ते दरों पर ये बाल मजदूर मिल जाते हैं। जो इसके पीछे कारण बताया जा रहा है, कारण सिर्फ ये है कि एक तो समाज की असंवेदनशीलता, दूसरा हमारा गरीबी। मान साहब, मेरा फिर वही आपसे प्रश्न है, अगर कोई बच्ची दुष्कर्म का शिकार होकर आपके पास आती है, उसके
उसके मन में, दिमाग में, दिल में फोबिया होता है, वो बात करने से कतराते हैं, आप उनको कैसे काउंसिल करते हैं? आप उसके दिमाग से वो भय को, उसके मन में जो डर बैठा होता है, उसको निकालने का क्या प्रयास करते हैं ताकि वो लड़की जो है, वो जो बच्ची है, वो जो उस हादसे का शिकार हो सकी है, जिस उस जख्म को जिंदगी भर नहीं भरा जा सकता, उस जख्म को भरने के लिए आप क्या मरहम लगाते हैं? देखिए, जब भी कोई बच्चा इस तरह की घटना से निकल के हमारे सामने आता है तो सबसे पहले हम उसकी एक काउंसलिंग करवाते हैं। और मैं बता दूं, इसमें कोई दवा काम नहीं करती कभी। इसमें सिर्फ एक ट्रेंड काउंसलर जो होगी, वो ट्रेंड काउंसलर ही उसको उस घाव के ऊपर मरहम भी लगा सकती है, उसको जो उसके ऊपर एक ट्रॉमा है, उसको उस ट्रॉमा से निकाला जाएगा। सबसे पहले हमारी काउंसलर जो रहती है, वो उसके साथ एक रेपो बिल्ड करती है, एक विश्वास एक दूसरे के प्रति जब तक नहीं होगा, आप किसी को ध्यान से नहीं सुनेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो काउंसलर हैं डिपार्टमेंट के पास, नो डाउट WCD डिपार्टमेंट जो हमारा है हरियाणा सरकार का, उसके पास ट्रेंड काउंसलर हैं, वो एक रेपो बिल्ड करती हैं सामने क्लाइंट के साथ। उसके बाद उसको विश्वास में लेने के बाद उसको अपनी बातों की हम सरकार उसके लिए क्या कर सकती है ये समझाया जाता है। उसको समाज की जो एक मेन स्ट्रीम है, मुख्य धारा है, उसके अंदर कैसे जोड़ा जाएगा, इस बारे में पूरी एक प्लान तैयार होती है। DCPO उसके लिए अधिकृत है। DCPO जो है इंडिविजुअल एक केयर प्लान है, वो उसके लिए प्लान तैयार करती है कि इस बच्ची को अब कहाँ कहाँ कैसे रखा जाएगा। बच्ची अगर अपने घर नहीं जाना चाहती, वैसे तो हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्ची अपने माता पिता के साथ रहे तो वो एक अच्छे माहौल में आगे उसका जीवन चलेगा। लेकिन बच्ची अगर वहाँ नहीं जाना चाहती किन्हीं वजहों से, तो जो बाल कल्याण केंद्र, संरक्षण केंद्र हैं हमारे, CCI हम इसको बोलते हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, जैसे ये है, या ये भी एक CCI है, MDD बाल भवन करनाल के अंदर जो है, तो वहाँ पे उसको रखा जाता है। उनकी आगे की जो भी पढ़ाई लिखाई है उसके बारे में एक प्लान तैयार किया जाता है। जब वो बच्ची नॉर्मल हो जाती है, सबसे पहले तो अगर उसको किसी मेडिकल नीड की उसको कोई ज़रूरत है चिकित्सक सहायता की, तो वो दिलवाई जाती है। उसके बाद जब वो नॉर्मल हो जाती है तो फिर काउंसलिंग के जरिए ही धीरे धीरे उसको मुख्य धारा में शामिल किया जाता है। वो बच्ची स्कूल जाती है, अपने आगे का जो जीवन है वो अच्छे से निकाल सके। देखिए, मान साहब ने हमें बताया कि यदि कोई बच्ची किसी हादसे का ऐसे हादसे का शिकार हो जाती है कि जो उसके दिल पर गहरा घाव छोड़ जाती है, उसके लिए मरहम की आवश्यकता होती है। और जो मरहम है वो कोई दवा नहीं होती, वो सरकार द्वारा नियोजित किए गए, सरकार द्वारा लगाए गए काउंसलर होते हैं, जो पहले बच्चों का विश्वास जीतती हैं, बच्चों का दिल जीतती हैं, फिर उनसे धीरे धीरे सारी कहानी, क्या उनके साथ घटित हुआ, कैसे उनके साथ घटित हुआ, उन सबको जानने का प्रयास करते हैं। उनका पता, उनके माता पिता का नाम, उन सबको जानने का प्रयास करते हैं और उन्हें ज़िंदगी की मुख्यधारा में लाने का प्रयास करते हैं। मान साहब, कुछ ऐसे मामले भी सामने आते होंगे जैसे बच्चे दुष्कर्म का शिकार हुए, कोई बच्चा माँ बाप से नाराज़ होकर घर से चला गया, माता पिता ने डांट दिया, बच्चा फेल हो गया, बच्चे के मार्क्स कम है, वो बच्चा चला गया, फिर आपने उसको रेस्क्यू कर लिया। उसमें अगर हम दोष निकालें तो वो दोष माता पिता का ज़्यादा निकलता है या बच्चे का ज़्यादा निकलता है? देखिए, हम यहाँ किसी का दोष नहीं निकालेंगे। ये उस समय की परिस्थितियों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि परिस्थिति क्या रही थी। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा मैं यहाँ कि हमें अभी जो भी मैंने जिक्र किया काउंसलिंग का, हमें इस काउंसलिंग वाले पार्ट पे बहुत काम करना पड़ेगा हमारी सरकारों को। मेरा अपना ये मानना है, मैंने सुझाव भी भेजा था हरियाणा सरकार को भी, भारत सरकार को भी, कि हमारे हर वार्ड के अंदर काउंसलिंग सेंटर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, वहीं पे एक काउंसलर की नियुक्ति भी होनी चाहिए जो इस तरह के परिवारों को चिन्हित करे। हमारे यहाँ पे 2 व्यवस्थाएं बहुत बड़ी हैं, आशा वर्कर हैं और आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता रहती हैं। इनके द्वारा हम किसी भी परिवार के बारे में जान सकते हैं बहुत कुछ, क्योंकि इनके पास डाटा रहता है और ये घर घर जाती भी रहती हैं। ये उस तरह के परिवारों को चिन्हित करके जहाँ इस तरह की घटना होने की आशंका है या हो चुकी है, उनकी काउंसलिंग की जानी चाहिए। उनको बताया जाना चाहिए कि बच्चे के साथ कैसा व्यवहार उनको करना है, और अगर बच्चा कहीं गलत दिशा में जा रहा है तो उस बच्चे की भी काउंसलिंग करके उसको भी सही दिशा की ओर लेके आने का जो प्रयास है वो सिर्फ काउंसलिंग द्वारा किया जा सकता है।
तो बहुत सारे काउंसलर्स की नियुक्ति करनी चाहिए सरकार को। उन PHC सेंटर जो होते हैं वहीं पे काउंसलिंग रूम अलग से होना चाहिए, वहाँ पे ट्रेंड काउंसलर्स हों। तो मेरे हिसाब से अगर वो ट्रेंड काउंसलर हरियाणा सरकार या पूरे भारतवर्ष में इस तरह के काउंसलर्स होंगे, परिवारों को जो सही दिशा दे सकेंगे, तो ये दशा बहुत ज़्यादा जल्दी बदल सकती है, मेरा ये मानना है। सर, आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो छोटे छोटे मासूम बच्चे 10, 12, 14 साल तक की उम्र के बच्चे अब ये नशे के आदी होते जा रहे हैं लगातार। इनको ड्रग्स पता नहीं कैसे कहाँ से मिलता है, ये कैसे मैनेज करते हैं। हम लोगों ने सुना है कि कुछ लोग फ्लूड का इस्तेमाल करते हैं, आयोडेक्स तक को इस्तेमाल करते हैं, कुछ अन्य ऐसी चीज़ें जिनसे इनको थोड़ा सा दिमाग को सुरूर मिलता है, थोड़े से ये नशे की गर्त में चले जाते हैं, थोड़े से इनके दिमाग को रिलैक्सेशन मिलती है। आखिर क्या है ये नशा, कि ये आदि क्यों बनती जा रही है हमारी? जो मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि अगर देश का भविष्य नशे की गर्त में जा रहा है तो देश का भविष्य कैसे बनेगा? बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने मदान साहब कि नशा जो है आज 12-15 साल के जो बच्चे, मैं आपको एक डाटा बता दूं कि हमारे देश में ऑन रिकॉर्ड तकरीबन 40 लाख बच्चे जो हैं वो आज भी स्ट्रीट चिल्ड्रन कहलाए जाते हैं। वो स्टेशन पे मिलेंगे, बस स्टैंड पे मिलेंगे, मंदिर मस्जिदों के आसपास मिलेंगे, उनका कोई घर नहीं है। और 40 लाख बच्चा, ये तो ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा अगर आप स्वयं सर्वे करें, और मेरे अंदाजे से तकरीबन 2 करोड़ बच्चा ऐसा है जो इस टाइम गलियों में मंदिर मस्जिदों के आसपास और स्टेशन के ऊपर आपको मिलेगा। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, और उनका कोई रखवाला नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। और जब इंसान के पास आज़ादी हो कुछ भी करने की, तो स्वाभाविक रहता है उसको सही या गलत आकलन की भी समझ नहीं रहती। तो बच्चा जो है बहुत कम समझ वाला होता है, वो ऑब्वियस है कि वो गलत दिशा की तरफ जाएगा, क्योंकि उसको कुछ समझाने वाला नहीं है। और उसको जब वो पहली बार, अभी आपने कहा फ्लूइड से जब अंदर इनहेल करके और अगले 20 मिनट तक या 1 घंटे तक उसको जो नशा मिलता है, उसको ऐसा लगता है कि उसको कुछ समय के लिए एक रिलीफ मिला, उसको सुकून मिला। लेकिन आने वाले जीवन के अंदर उसके ऊपर क्या असर होगा उसका, वो उस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ है। ये फिर से जिम्मेवारी हमारी अपनी बनती है, समाज की बनती है, सरकारों की बनती है। और जहाँ तक नशे के कारोबार का, मैं आपको अगर सही सीधे उत्तरदायित्व है तो वो हमारी पुलिस का है। बहुत से मामलों में मैंने स्वयं देखा है कि पुलिस बहुत असंवेदनशील है नशे के मामलों में। हमने खुद कहा कि फला जगह फ्लूइड बिकता है, आप जाइए वहाँ रेड लगाएं, लेकिन पुलिस नहीं जाती। दूसरा, वो दुकानदार भी उतना ही दोषी है जो उस बच्चे को वो फ्लूइड दे रहा है, बेच रहा है। तो फिर से समाज की जिम्मेदारी है वहाँ। देखिए, बताया गया, मान साहब ने बताया कि ऑन रिकॉर्ड 40 लाख बच्चा स्ट्रीट चिल्ड्रन है, यानी कि वो गलियों में भटकता है, उनका कोई रखवाला नहीं है, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, इस बात से वो पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। क्या उनकी सेहत के लिए ठीक है, क्या उनके भविष्य के लिए ठीक है, उन्हें समझाने और बताने वाला कोई नहीं है। वो जो कर रहे हैं अपनी मस्ती में कर रहे हैं। फिर मान साहब वाली बात आ जाती है कि मुझे क्या लेना, मैं क्यों बीच में जाऊं। अल्टीमेटली अगर हम ये कहें कि सारी की सारी जिम्मेवारी फिर समाज पर आ जाती है। अगर एक आम व्यक्ति भी अपनी थोड़ी सी जिम्मेवारी को समझ ले, ऐसे बच्चे जो भिक्षावृत्ति, बाल मजदूरी, देह व्यापार या अन्य ऐसे गलत कामों में पड़े हैं जिससे कि उनका भविष्य खराब हो रहा है, अगर समाज का प्रत्येक व्यक्ति ऐसे बच्चों के प्रति थोड़ी सी भी जिम्मेवारी ले ले और इनकी सूचना, मैं आपको फिर बता दूं, इनकी सूचना जिला बाल कल्याण समिति और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को दे दे, तो शायद उस बच्चा, जो वो बच्चा गलत कामों की तरफ दौड़ रहा है, जहाँ पर उसका आगे का रास्ता बंद है, भविष्य का रास्ता बंद है, शायद वो उसका रास्ता खुल जाए। मैं मान साहब एक आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। साहब एक बात और जोड़ना चाहूँगा इस नशे के संदर्भ में ही।
मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे पास जो डी एडिक्शन सेंटर हैं, लगभग हर ज़िले के अंदर जो सामान्य अस्पताल हैं वहाँ पे एक डी एडिक्शन सेंटर चलता है। लेकिन वो जो ये बच्चे हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं, इनके लिए नहीं है वो। मैंने इस संदर्भ में माननीय उपायुक्त महोदय करनाल को भी पत्र लिखा था आज से 2 साल पहले, क्योंकि जो बच्चा नशे का आदी है, हमारे यहाँ का सिस्टम क्या बोलता है, व्यवस्था क्या बोलती है कि उसको एक अटेंडेंट चाहिए उस व्यक्ति के साथ जो डी एडिक्शन सेंटर के अंदर आपने भर्ती करवाया है, दाखिला उसका दिलवाया है, उसको एक अटेंडेंट चाहिए। वो बिना अटेंडेंट के बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को नहीं लेते। अब इस तरह के जो बच्चे हैं उनके पास कोई अटेंडेंट नहीं होता। इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से सरकार को एक अपील है कि इस तरह के बच्चों के लिए डी एडिक्शन सेंटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके पास कोई अटेंडेंट नहीं रहता। इसलिए इनको अटेंडेंट सरकार के द्वारा ही उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि इन बच्चों को उन डी एडिक्शन सेंटर्स में रख के, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर रख के और नशे से मुक्ति दिलवाई जा सके और समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। देखिए, सरकार बच्चों के भविष्य के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, कई समितियां हैं, कई बोर्ड हैं, कई गठन किए गए हैं, कई सारी एनजीओज हैं, बच्चों के सपनों को साकार करने में जुटी हैं, बच्चों को अंधेरे के गर्त से निकालने में जुटी। लेकिन विडंबना देखिए, जो मान साहब ने हमें बताई, विडंबना देखिए कि जो बच्चे नशे की लत के आदी हो चुके हैं और अगर उन्हें डी एडिक्शन सेंटर की ज़रूरत है तो सरकार का कहना है कि प्रत्येक बच्चे के साथ एक अटेंडेंट का होना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर विडंबना ये है कि जो 40 लाख बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, अगर उनमें से कुछ लाख बच्चे भी नशे के आदी हैं तो वो अपने अटेंडेंट कहाँ से लाएं? उनकी देखभाल करने वाला कौन होगा? तो मान साहब ने भी उपायुक्त महोदय के अलावा हमारी जो सरकार है उनको पत्र के माध्यम से यह चेताया है कि ऐसे बच्चे जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और वो नशे के आदी हैं, तो सरकार द्वारा उन्हें एक अटेंडेंट प्रोवाइड करवाया जाए ताकि वो नशे से बाहर आ सकें और जीवन की मुख्य धारा से अपने आप को जोड़ सकें और एक सामान्य जीवन जुड़ सके। मान साहब, अब मेरा आखिरी सवाल, ऐसे बच्चे जो मजबूरीवश पैसे की लालच में या किसी अन्य कारणों से घर से बाहर है, माता पिता से दूर है, ऐसे बच्चों और माता पिता के लिए आप क्या करें? देखिए, माता पिता के साथ बच्चों का जो संबंध है, जो व्यवहार है, सबसे ज़्यादा तो इसी के ऊपर हमारा पूरी व्यवस्था चलती है, हमारा समाज चलता है। जहाँ तक माता पिता के संदर्भ में है, मैं कहूँगा कि माता पिता को और अधिक संवेदनशील होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति। उनकी हर तरह की गतिविधि पे वो ध्यान रखें, कब बाहर जाता है, किससे मिलता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, कहीं वो नशे का आदी तो नहीं, स्कूल गया तो क्या स्कूल ही गया है, कहीं और तो नहीं गया। उसके आने जाने के समय पे एक चेक रखना ज़रूरी है और उसको समझाना है ज़रूरी है। हम क्या करते हैं कि हम एक किस्म से प्रताड़ना शुरू कर देते हैं बच्चे के साथ, वो नहीं करना, क्योंकि बच्चे का भी अपना एक आत्मसम्मान है, उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, उसको एक दोस्ताना तरीके से उसको समझाया जाना चाहिए। दूसरी रही बात बच्चों की, जिन बच्चों जो इस कैटेगरी स्पेशल नीड के बच्चे हैं, स्पेशल नीड से मतलब CNCP, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जो देखभाल और संरक्षण की श्रेणी के बच्चे हैं, उनकी जो देखभाल की जिम्मेवारी है वो स्टेट की रहती है, राज्य की रहती है। तो और अधिक जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट हैं उनकी स्थापना की जानी चाहिए। जैसे मैंने कहा, लड़कियों के लिए अभी भी आज के दिन भी व्यवस्थाएं कम हैं, लड़कों के लिए फिर भी हैं, लड़कियों के लिए अभी आज भी व्यवस्थाएं कम हैं, और ज़्यादा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जानी चाहिए। इसके साथ साथ ऐसे बच्चे जो CCI के अंदर रह रहे हैं, जो वो 18 वर्ष के हो जाते हैं या 21 वर्ष के हो जाते हैं, जो मेन स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, तो उनकी रिहेबिलिटेशन प्लान पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए कि वो जब बालिग होके समाज की मुख्य धारा में शामिल होंगे तो वो अपना पालन पोषण, अपनी देखभाल, अपना जीवन कैसे आगे लेके जाएंगे, उस तरह उस व्यवस्था पे भी काम करने की बहुत आवश्यकता है। ये थे हमारे साथ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के चेयरपर्सन रह चुके सुरेंद्र सिंह मान और मौजूदा समय में MDD बाल भवन के प्रधान सुरेंद्र सिंह मान जी, जिन्होंने हमें विस्तार से पूरी जानकारी दी। इन्होंने हमें यह भी बताया कि इस मौजूदा हालात में, मौजूदा जो समय है, जो आधुनिक समय है, इसमें माता पिता और बच्चों दोनों के बीच में दोस्ताना संबंध होने चाहिए।
बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, वो क्या एक्टिविटी है, किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, स्कूल के नाम पर, स्कूल के बहाने कहीं और तो नहीं जा रहा। इन सब चीज़ों पर उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। बदले में माता पिता बच्चों को प्रताड़ित करना शुरू करते हैं, उन्हें डांटना, डपटना। यही कारण है कि बच्चों और माँ बाप के बीच में आज वो संबंध कायम नहीं हो पा रहे जो हमारी पिछली पीढ़ी में थे। पिछली पीढ़ी में जब पिता द्वारा एक डांट लगा दी जाती थी तो बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो घर से बाहर कदम निकाल दे। लेकिन आज वो समय आ गया है कि अगर पिता या माता बच्चे को हल्का डांट दे या उसकी कोई जिद मानने से इनकार कर दे तो उसका सबसे पहला कदम और उसके दिमाग में सबसे पहला विचार ये आता है कि ये मेरे किसी काम के नहीं है, ये मेरी कोई ज़रूरत पूरा नहीं करते। तो उन बच्चों का सबसे पहला कदम घर से बाहर की ओर निकलता है। मैं एक बार फिर से समाज से अपील करना चाहूँगा कि वे अपने अंदर की मानवता को जगाएं, संवेदनशील बने, ऐसे बच्चे जिनको हमारी ज़रूरत है। मान साहब ने हमें बताया कि भीख मांगना अपराध नहीं है, भीख मंगवाना अपराध है। ऐसे लोग जो बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं उनकी जानकारी आप पुलिस को दे सकते हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को दे सकते हैं, बाल कल्याण समितियों को दे सकते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा स्थापित की जा चुकी है। वो बच्चों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे। मान साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, अभी जैसे सभी व्यवस्थाओं की बात हुई तो मैं जहां हम बैठे हैं इस संस्था के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो एमडीडी बाल भवन है ये मुख्य रूप से हमारे जो संरक्षण भी हैं और फाउंडर भी हैं मिस्टर PR नाथ, उनके द्वारा आज से 21 वर्ष पहले ये शुरू की गई थी और आज ये एक अपने मुकाम पे पहुंची है। हमने ये जो नया भवन जिसमें आप बैठे हैं तकरीबन 5 करोड़ की लागत से और लोगों के दान से ही ये भवन बना है सारा का सारा। और हमने इस भवन को, इसमें जो विशेष बात है वो ये है कि हमने इस भवन को किसी भी तरीके से एक जो शब्द है अनाथालय उसकी तरह से नहीं हम इसको दिखाना चाहते। हमने इसको एक संस्था, एक शैक्षणिक संस्था के रूप में इसको बनाया है। इसमें एक अच्छी रिसेप्शन है, बच्चों के रहने के लिए बहुत बढ़िया इसमें डॉर्मेट्री बनाई हैं, उनकी एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, कंप्यूटर लैब है अलग से बिल्कुल। तो मैं कहना चाहूँगा कि आगे जो भवन बनते हैं उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मिस्टर PR नाथ के द्वारा जो पौधा लगाया था, करनाल के लोगों के सहयोग से हम आज के दिन एक लेवल पे पहुंच गए हैं और आने वाली 2 तारीख को लगभग हम इस भवन के अंदर बच्चों को भी शिफ्ट कर देंगे। गांधी जयंती का समय है। तो मेरी समाज से ये अपील है कि वो अपनी अपनी समझ से हर व्यक्ति दान देता है, दे वो, लेकिन जो देश का भविष्य है बच्चे, क्योंकि अल्टीमेटली वो बच्चे बड़े होके उसके जीवन पे भी उतना ही प्रभाव डालेंगे जितना उन बच्चों के जीवन पे अपने के पड़ रहा है। तो इन बच्चों का जीवन सुधारने के लिए वो इस तरह की संस्थाओं को बढ़ चढ़ कर दान दें ताकि यहाँ बच्चों के लिए व्यवस्थाएं बन सकें अच्छी से अच्छी। तो ये आपके चैनल के द्वारा मेरी करनाल और पूरे भारतवर्ष के लोगों से ये अपील है कि जो बाल कल्याण केंद्र हैं, संरक्षण केंद्र हैं, CCIs हैं, उनमें वो बढ़ चढ़ कर दान जरूर दें। ये थे हमारे सुरेंद्र सिंह जी मान और मैं तरुण मुदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी के साथ समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।